हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इसकी जेई क्लासेस में फिर से आज। ठीक है, तो आज की जो टॉपिक्स होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज बॉडी के बारे में होंगे। और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बारे में ऑलरेडी पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो आज जो है कंटीन्यूअस चार्ज बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। लेकिन कंटीन्यूअस चार्ज बॉडी पर बताने से पहले जानो ये जो है ना 12th के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं। ये आपको मिलेगा जेई के अंदर से सिलेबस इंक्लूडेड होंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस टाइप की क्वेश्चन में काफ़ी वेरिएशन होती है। और सिलेक्टो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज सिस्ट बॉडी की वजह से जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है उसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं 2-3 जिसको डिस्कस करना है। तो बट आप देखते जाइए वीडियो को, ठीक है ना। बस आपका ये काम करना है कि जो सब्सक्राइब्स हैं लाइक एंड शेयर कर देना ना भूले कृपया करके। ओके, तो अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज बॉडी की वजह से। ओके, तो देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज बॉडी। कंटीन्यूअस चार्ज बॉडी क्या है? जैसे हमने एक सर्कुलर सेमी सर्कुलर ले लिया यहाँ पे, और इस वाई को सेमी सर्कल के फॉर्म में इस पे प्लस क्यू चार्ज पूरी रॉड पे क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें कूलम्ब्स लॉ के अंदर जो भी कैलकुलेशन हम किए थे बच्चों, तो कूलम्ब्स लॉ में आपने देख लिया था कि पॉइंट चार्ज की वजह से किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अंदर आते हैं। ओके, अभी प्लस क्यू चार्जेस पूरे वाई पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और एक हमारा क्या है सेंटर पॉइंट है ओ, और एक हमारा सेमी सर्कुलर की रेडियस क्या है। अब इसकी वजह से पूछ रहा है कि भाई सेंटर पे बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने से पहले कुछ चीज़ की जरूरत पड़ेगा, जरा उसके बारे में जान लेते हैं। हमारे पास है कुछ ड्रॉम है, मैं इसको लिख दूंगा सम इम्पोर्टेंट ड्रॉम्स आते हैं जिसको आपको याद रखना है। फर्स्ट में आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। जो लीनियर चार्ज डेंसिटी को इसको लैम्डा से डिफाइन करते हैं। और ये क्या होता है कि जब आपके पास कोई कंटिन्यूअस जो लेंथ के हिसाब से चार्ज के अंदर वेरिएशंस होते हैं, ठीक है, खासकर लीनियर चार्ज डेंसिटी हम पता करेंगे, ये यूज होता है जो इनफाइनाइट रॉड्स या हर जगह जहाँ पे एक लंबाई के हिसाब से लेंथ के हिसाब से चार्ज की वेरिएशंस होती है। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिफाइन किया जाता है चार्ज और यूनिट लेंथ is called linear charge density. अब ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसको लेम्डा से डिनोट करते हैं, और लेम्डा बराबर क्या होता है क्यू बाई पर यूनिट है। ठीक है ना, इसको याद रखें या इसको क्यू अपॉन लेम्डा इनटू है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको यूज करें। दूसरा होता है जो सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। और ये जो होता है कि किसी सरफेस पे एरिया के अकॉर्डिंग आपकी चार्ज वेरिएशन होती है, नॉट अ लीनियर ये टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, इसकी सरफेस की एरिया है, तो इसको डिफाइन करते हैं सिग्मा और चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। या जब हमें चार्ज निकालना होगा सिग्मा को तो क्रॉस सेक्शन एरिया यूज करते हैं। तीसरा आता है आपका फॉलिंग चार्ज डेंसिटी। तो फॉलिंग चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करते हैं रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये फॉलिंग ना दे खासकर स्ट्रेट के केसेस में पूरा अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो। हालांकि कंडक्टिंग में हमेशा चार्ज जो है ना टॉप सरफेस पे पूरी वॉल्यूम डायमेंशनली डिस्ट्रीब्यूट होता है जिसकी वॉल्यूम भी है। ठीक है, टोटल चार्ज क्यू है, तो रो जो हमारा डिफाइन होता है वो क्यू अपॉन वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जो है। एक बार देख लेता हूँ उसमें दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है। यस, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है तो इसको मैं ऊपर थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी।
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को आप रो से लिखते हैं, नोट करते हैं। रो बराबर होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, या इसको क्यू बराबर रो इंटू वी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दो तीन टर्म है। तो अभी हमें यूज ज़्यादातर करनी है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो देख लेते हैं कि किस तरह से ये सेमी सर्कुलर वायर है, इस वायर की पूरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो इसको हमने किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर पे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो बच्चों एक दिन ध्यान रखना कि ये जो है ना चार्ज जैसे जैसे लेंथ इसकी बढ़ रही है, वैसे वैसे अगर आप इस डायरेक्शन से अगर पूरी मूव करते हुए चले जाते हो, तो आपकी जो है ना थीटा बढ़ रहा है। इस पॉइंट को हमने ये जो एंगल है रेडियस थीटा बना लिया। ओके, हमने इसको थोड़ा सा और लेंथ मूवमेंट किया, ये छोटा सा आर्क बने जिसकी लेंथ डी है, काफ़ी स्मॉल है। और इसमें वेरी स्मॉल अगर आप लेंथ जाते हो आर्क के अंदर, तो ये जो वैल्यू होती है उसको डी थीटा मान। ठीक है, तो एक छोटा सा ट्राइंगल आपके बन जाते हैं जिसको यूजफुल करना है। ठीक है ना, ए डी एल है, ए थीटा है, डी थीटा है, ये रेडियस आर है। तो डी थीटा बराबर डी एल बाई आर यूज करते हैं आर की लेंथ, और डी एल निकल के आ जाता है आपका आर डी थीटा। इस इक्वेशंस को यूज करें। ठीक है, हाँ ओके। आप जो रेडियस इसका कंपोनेंट तो होते थे, ठीक है ना, तो ये जो चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको मिल जाएगा, वैसे इसको कंपोनेंट आप ब्रेक कर दो। यहाँ पे जो चार्ज होगा इसकी वजह से वो डी क्यू होगा। ओके, अब ये डी की वजह से जो फील्ड की डायरेक्शन होगी हमारा ए होगी। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब जो है ना ये जो डी फील्ड है इसका कंपोनेंट होगा, एक जो है ना डायरेक्शन इस थीटा डी कॉस थीटा हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में आपका डी साइन थीटा। यानी कि हमने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट कर दिया, उस छोटे से एलिमेंट में चार्ज हमारा डी क्यू है और थोड़ा सा एंगल वेरिएशन डी थीटा आया। अब इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से हमारी फील्ड की डायरेक्शन सी होगी। ठीक है ना, और इसकी हमने एंगल थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारा थीटा हो गया। आप इसको कंपोनेंट ब्रेक कर दो, ए डी कॉस थीटा हो जाएगा, नीचे डी साइन थीटा हो जाएगा। सेम बच्चों अब देखो यहाँ से अगर इसको छोटा सा पार्ट को छोटे 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 आपको काटना है, तो जैसे इसको काटोगे तो यहाँ पे एक पोर्शन सेम आएगा, उसकी वजह से फिर इस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है ना, फिर इस डायरेक्शन में, अब ए हम थीटा है तो ए भी थीटा हो जाएगा, फिर इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो डी कॉस थीटा डी साइन थीटा। तो अब जरा ध्यान दो, ये डी कॉस थीटा और ई वाले डी कॉस थीटा आपको कैंसिल हो जाएगा। जरा एक बार और ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है कि ये जो अपने छोटा सा एलिमेंट कर दिया, इस छोटे से एलिमेंट हमने जाते करते करते जब ये वाला पोर्शन मानो यहाँ पे आ गया, सेम एंगल है इस साइड से, तो इसकी वजह से फिर इस डायरेक्शन में होगी। ओके, अब हमारा ए रेडियस थीटा एंगल बनानी, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ए भी थीटा हो जाएंगे। अब इसको आप कंपोनेंट ब्रेक कर दो, डी कॉस थीटा चला गया, डी साइन थीटा चला गया, तो ये डी कॉस थीटा और ये डी कॉस थीटा आपस में क्या होगा, फैक्टर्स की वजह से कैंसिलेशन कर देंगे। तो जो नेट आपका इफेक्टिव डिवीजन मिलेगा ये इस डायरेक्शन में डी साइन थीटा मिलेगा। ठीक है ना, क्लियर है। ओके, तो अब हमारा जो डी नेट इफेक्टिव डी जो होगा वो डी साइन थीटा होगा। ओके, और डी जो है जो इफेक्टिवली लिख सकते हैं, तो डी इफेक्टिवली डी की वैल्यू होगा के डी क्यू बाई चार जो है डी क्यू नॉट, एक काम कर लेते हैं थीटा और डी क्यू में थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, ये डी क्यू आपका बन जाएगा स्मॉल क्यू ले लो डी क्यू बाई आर, रेडियस आपका आर के स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब जरा हमें डी क्यू की वैल्यू निकालना है ना। अब डी क्यू की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से यूज करो। ठीक है, टोटल लेंथ जो लेमडा होता है हमारा, लेमडा चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज बाई एल, टोटल कितना होगा बाई आर। सभी सर्कुलर का लेंथ जो होगा पेरीमीटर बच्चों वो बाई आर है। तो हमें डीएल में इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पाई आर लेंथ में टोटल क्यू चार्ज है, वन में क्या हो जाएगा क्यू अपॉन पाई आर। ओके, तो हमारे पास क्या है डीएल है, तो डीएल लेंथ में इसको क्यू मान लो, ज़्यादा बेहतर होगा, कन्फ्यूजन हो सकती है, क्यू चार्ज है, और वन में क्यू बाई पाई आर होगा, तो डीएल लेंथ में क्या हो जाएगा क्यू इंटू डीएल बाई पाई आर। ओके, अब जो है इसकी जो वैल्यू हमारा डी क्यू का मिला है, क्योंकि डीएल लेंथ में जो चार्ज है वो डी क्यू है
Q इंटू डी एल बाई वाई आर। तो एक बार चेक कर लो ये दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हर जगह आपको यूज हो सकता है, ठीक है। ओके, दिख जाएगा, ठीक है। अब है डी क्यू की वैल्यू क्यू डी एल बाई आर। अब हमें ये जो डी क्यू चार्ज मिला है और डी एल बराबर हमारे पास आर डी थीटा है, तो डी क्यू बराबर हो गया क्यू इंटू आर डी थीटा अपॉन पाई आर। ओके, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो जो डी क्यू की वैल्यू आया है हमारे पास वो आपको मिला है क्यू डी थीटा बाई पाई। ओके, अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, डी क्यू की वैल्यू। तो डी इफेक्टिवली की वैल्यू होगा के क्यू डी साइन थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू पाई। पाई नीचे रहने दो, अब इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। ओके, जो भी कांस्टेंट है उसकी आपको बाहर करना होगा, क्योंकि इसका वेरिएबल आपका साइन थीटा है। वैसे ध्यान दो थीटा, क्योंकि जैसे जैसे आप लेंथ को वेरिएशन करते हैं तो फिर थीटा बदलती चली जाती है। तो इनिशियली हमने कहाँ से लिया, यहाँ से 0 डिग्री से। हमें घूम के कहाँ जाना है बच्चों, यानी 0 से लेके 180 डिग्री, इसको आप पाई लिख सकते हैं। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। तो डी का हो गया ई के क्यू बाई पाई आर स्क्वायर साइन थीटा का हो गया माइनस कॉस थीटा, 0 से आपका पाई होता है। ओके, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ से लिख सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस की दिक्कत आ रही है। ये हमारा पाई है, तो इस साइड हमने रफ कर देता हूँ बच्चों। तो ई की जो वैल्यू आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्टिवली के क्यू बाई पाई आर स्क्वायर इंटू माइनस कॉस थीटा, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, 0 से पाई। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएगा कि क्यू माइनस को बाहर कर दो, पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, कॉस पाई हो गया माइनस कॉस 0 डिग्री। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया माइनस के क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर कॉस पाई की वैल्यू -1 कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1। ये आपका देखो -2 ए कर देगा प्लस, तो 2k³ अपॉन पाई आर स्क्वायर। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो अब जरा देख लेते टोटल सारा इलेक्ट्रिक फील्ड को लैम्डा की टर्म में कन्वर्ट करना है, तो लैम्डा बराबर होगा बच्चों टोटल चार्ज q अपॉन पाई आर। ओके, तो q बराबर हो गया लैम्डा इनटू पाई आर। पुट कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2k लैम्डा इनटू पाई आर, क्योंकि लीनियर चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो टोटल लेंथ यानी सर्कुलर का क्या होगा पाई आर, क्योंकि टोटल सर्कल का लेंथ 2 पाई आर होता है। क्योंकि लैम्डा पाई आर आ जाएगा, और यहाँ पे हमने लैम्डा पाई आर यानी पाई आर स्क्वायर कर दिया। अब इससे कैंसिल कर दो, आर से आर कैंसिल हो गया, तो 2k लैम्डा बाई आर। अब इसकी वैल्यू आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये जो आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर चार्ज की वजह से एट द सेंटर पॉइंट पे, है ना। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज बॉडी के लिए, लेकिन थोड़ा सा मैथमेटिक्स कॉम्प्लेक्स आ गई है, ठीक है ना। तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये आपको कॉम्पिटिटिव की सिलेबस है। ओके, तो अगला जो केस देखते हैं बच्चों, अगला जो सिचुएशन आ रहा है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
continuous charge rod on axial point. एक्सियल पॉइंट, तो एक्सियल पॉइंट का मतलब है कि हमारे पास एक रॉड है, ओके, इस रॉड पे पूरे प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी लेंथ हमारे पास मान लो है। हमने क्या किया कि इसी के एक्सिस पे यहाँ से एक डिस्टेंस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ली, ठीक है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे देखो हर चार्ज की वजह से क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा उस हिसाब से फील्ड वैल्यू ऐड करते चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट हम कूलम्ब लॉ नहीं लगा सकते, तो कूलम्ब लॉ में क्या होगा कि आपको ठीक है एक पॉइंट पे चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो डिस्टेंस, जैसे जैसे लेंथ पॉइंट बढ़ रही है चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे चार्ज वैल्यू बढ़ रही है लेंथ लेंथ क्या हो वेरिएशन हो रहा है। तो हमने अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बच्चों, तो हमने क्या किया, चलो इस पॉइंट से यहाँ पे एक एक्स डिस्टेंस का एक्स लिया और टी से एक्स डिस्टेंस पे छोटा सा एलिमेंट कट किया डी एक्स। अब डी एक्स हमने लिया तो इसमें जो चार्ज होगा वो डी क्यू हो गया था, इतनी छोटी सी लेंथ ये छोटा सा चार्ज होगा, ओके। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि अभी तो जस्ट एक पॉइंट चार्ज की तरफ वेरी स्मॉल लेंथ होगी, ये तो फिक्स होता है, इसी तरह छोटे 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 पार्ट में कट करके चले जाना, ओके। तो अब जैसे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टी, वो होगा कि डी क्यू बाई के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जरा डी क्यू का रिलेशन देख लेते हैं, तो डी क्यू हमारे पास एल लेंथ में क्यू चार्ज 1 में कितना हो जाएगा क्यू बाई एल, ओके, और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे देता हूँ, तो हमारे पास लेंथ कितना है डी एक्स, तो डी एक्स में क्यू बाई एल इंटू डी एक्स, तो डी एक्स लेंथ में हमारे पास इतनी चार्ज आएगी जिसको हमने डी क्यू माना है, तो ये आपका डी क्यू के बराबर हो जाएगा क्यू बाई एल इंटू डी एक्स। ध्यान देना बच्चों, एक और यूनिटरी मेथड्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप कहीं भी लगा सकते हैं किसी भी कॉन्टिन्यूअस चार्ज बॉडी के बारे में। एल लेंथ में आपका टोटल चार्ज है, ओके, 1 में कितना हो जाएगा क्यू बाई एल, हमने छोटी सी एलिमेंट डी एक्स लेंथ कहा था जिसके अंदर चार्ज हमने डी क्यू माना, तो डी एक्स में कितना हो जाएगा इतनी चार्ज, तो ये जो डी क्यू हमने कट किया था डी एक्स के अंदर जो डी क्यू, इसी की तो वैल्यू है क्यू बाई एल। अगर हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा अगर डिफाइन कर दिया तो क्यू बाई एल को आप क्या लिख सकते हैं लैम्डा इंटू डी एक्स, दिस इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये वैल्यू हमारे पास मिल जाता है लैम्डा इंटू डी एक्स। एक बार चेक कर लो दिखता है नहीं, ओके दिख रहा है, तो लैम्डा इंटू हमने डी एक्स डिफाइन कर लिया, बस इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, तो डी की जो वैल्यू होगा के लैम्डा इंटू डी एक्स बाई एक्स, अब इसका इंटीग्रेट करना है बच्चों, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो के लैम्डा इंटू डी एक्स बाई एक्स, कहाँ से आप कटिंग करना स्टार्ट करोगे, यहाँ से, यानी इसे ए डिस्टेंस से लेके कहाँ तक जाना है आपको एल प्लस ए तक जाना है, ये आपका लिमिट, ओके। इसको डालो तो डी का इंटीग्रेशन डी हो जाएगा, के लैम्डा बाहर हो जाएगा, ए से एल प्लस ए इंटीग्रेट करना है, आपका हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है कि लैम्डा सिंपल है एल प्लस ए एक्स की पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं इसको, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका के लैम्डा, ओके, इसका हो जाएगा बॉक्स एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 ए टू एल प्लस ए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकल के आ गया के लैम्डा माइनस माइनस 2 प्लस 1 बाहर हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस 1 बचा ए एल प्लस ए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा के लैम्डा 1 बाई एक्स ए से एल प्लस ए, ओके। अब इसको ओरिजिनल लेके आते, इलेक्ट्रिक फील्ड आके आपका के लैम्डा अपर लिमिट पुट करते हैं एल प्लस ए माइनस 1 अपॉन ए, ओके। यहाँ पे माइनस चार्ज भी था बच्चों, यहाँ पे माइनस चार्ज है, आप दिखा सकते हो माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, तो जब माइनस के लैम्डा होगा हम इसको चाहो तो एलसीएम ले सकते हैं, ए माइनस एल माइनस ए, अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा
माइनस प्लस कर देगा के एल लेमडा ए इंटू एल प्लस, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एल लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू एल प्लस। तो इस वजह से यूनिफॉर्म चार्ज रॉड की वजह से इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, सिंपल है। ओके, तो हमने ये भी देख लिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं चार्ज यूनिफॉर्म रॉड की वजह से। ओके, लेकिन हमें क्या करना है, थोड़ा सा फाइनाइट रॉड के अंदर देखते हैं कि जब आप एक्सिस यानी रॉड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो जो ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप चाहो तो इसको आसान कर सकते हो, ठीक है। मोर एंड मोर प्रैक्टिस की जरूरत होती है सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए। तो हमने एक ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड T2 फाइनाइट रॉड, इलेक्ट्रिक फील्ड T2 फाइनाइट रॉड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये हमने एक रॉड ले लिया, इस पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमारे पास जो ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इसको प्लस क्यू चार्ज है, लेंथ इसका हमने एल मान लिया। ओके, हमें क्या करना है ना, बीच में रही नहीं, कहीं से भी आप ले सकते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ये आर है, पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है। तो पी पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हमने इस पॉइंट्स को यहाँ से थीटा 1 मान लिया, इसको है थीटा 1। अभी नीचे जो है माइनस में तो एक काम करते हैं माइनस थीटा 2। ध्यान रखना अगर हम जिस एक्सिस से क्लॉकवाइज चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज में नेगेटिव होता है। तो एक्सिस से नीचे एंटी क्लॉकवाइज आ रही है तो हमें थीटा को नेगेटिव रखना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है कि देखो जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ से x डिस्टेंस ऊपर यानी x डिस्टेंस ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट कट किया जिसका नाम है dx, और इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो यहाँ से हमने इसकी डिस्टेंस को क्या मान लिया y, ठीक है। और एक जो एंगल है उसको हमने ले लिया थीटा। ओके, इसमें वेरिएबल देखो क्या क्या है। अगर आप रॉड्स के वेरिएबल काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, अगर आप रॉड्स को ऊपर लेके जाते हैं तो लेंथ वेरी कर रहा है, जैसे लेंथ वेरी करेगा तो वाई भी वेरी करेगा, थीटा भी, 3 वेरिएबल है, ठीक है। तो 3 वेरिएबल को कैसे इस बार कैलकुलेट करेंगे देख लेते हैं। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगा वो ये डायरेक्शन होगा, थीटा है। तो हमारे पास इस डायरेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। जरा देख लेता हूँ दिखता है ना, ओके दिख जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया थीटा है, ठीक है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी बच्चों डी, अभी डायरेक्शन में डी cos थीटा और इस डायरेक्शन में नीचे डी sin थीटा, कंपोनेंट ब्रेक हो गया। सेम अगर हम इसके नीचे से कट करें सेम एंगल पे तो देखो इसकी वजह से अगर मैं कट करूंगा तो ये ऐसे जाएगा, इसका cos थीटा और sin थीटा क्रॉस कर देगा तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, डी sin थीटा वाला जो टर्म है कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बचा देगा डी cos थीटा। तो इस बार जो इफेक्टिवली है डी इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्टिवली वो आपको मिलेगा डी cos थीटा, ठीक है। ओके, अब इसमें जो ये जो dx हमने कट किया है एलिमेंट, इसकी लेंथ dx है और इसमें जो चार्ज है उसको हमने डी माना, ठीक है। तो डी इफेक्टिवली इक्वल टू डी के क्यू के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ से वाई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा cos थीटा। आप जरा देखो इसके कितने वेरिएबल्स है, थीटा वेरी कर रहा है, चार्ज भी आपको वेरी करेगा, वाई स्क्वायर भी वेरी करेगा, काफी लोचा है। जरा देखते हैं पहले सारे वेरिएबल्स को रिड्यूस करके, ठीक है ना, और एंगल वाले क्रम में लेके आते हैं तो जाके हमें इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। क्योंकि डबल या ट्रिपल वेरिएबल का इंटीग्रेशन सिर्फ 12th स्टैंडर्ड में नहीं है, जब आप इंजीनियरिंग के सिलेबस में जाएंगे तो वहाँ पे डबल ट्रिपल, ठीक है ना, इंटीग्रेशन पढ़ने पड़ते हैं, डबल ट्रिपल वेरिएबल का एक साथ।
यहाँ पे आपको सिंगल है तो सबसे पहले जो भी वेरिएबल है उसको रिड्यूस करके सिंगल में कन्वर्ट करना है। ओके, तो सिंगल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, पहले डी क्यू निकाल लेते हैं। तो जो डी क्यू है हमें पता है कि एन लेंथ में क्यू चार्ज है, तो वन में कितना हो जाएगा बच्चों, क्यू बाई एल। हमारे पास लेंथ कितना है, टी एक्स, तो क्यू बाई एल इंटू क्या बन गया, टी एक्स। तो ये जो चार्ज आया है वो क्या कहलाएगा, डी क्यू। ये जो डी क्यू का वैल्यू उसको चाहे तो रख सकते हैं। अब क्यू बाई एल चार्ज पर यूनिट लेंथ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो डी क्यू की जो वैल्यू होगा वो लैम्डा इंटू डी एक्स यहाँ पे रख देते हैं, इफेक्टिवली इक्वल टू के लैम्डा डी एक्स बाई वाई स्क्वायर कॉस थीटा। अब ये भी तीनों वेरिएबल है, ठीक है। हम एक बार डिफाइन करते हैं tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। इसका कुछ नाम रखो पी एम और इसका हमने नाम रख दिया एन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल पी एन एम में जब आप पी एन एम की बात करते हो तो tan थीटा परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका x बाई r, तो x बराबर हो जाएगा r tan थीटा। ओके, तो r tan थीटा। अब यहाँ से मैं dx डिफरेंशिएट कर दूं दोनों तरफ, तो r इंटू क्या बन गया, sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। ओके बच्चों, अब हमें क्या करना है, इस dx की वैल्यू उठा के इसमें मैंने क्वेश्चन में रख दी, तो d इफेक्टिवली जो आपको मिलेगा के लैम्डा इंटू डी एक्स की वैल्यू में मिला r सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, डी की वैल्यू में जो मिला है, देखो यहाँ पे a है लैम्डा डी एक्स की वैल्यू r सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, यस वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा भी यहाँ बच्चों ध्यान से देखो, ठीक है। अब देखो आपका आर फिक्स है, आर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से नहीं बदलेगा, ठीक है ना, चाहे कहीं भी चले जाओ आर फिक्स है। तो अब हमें लग गया थीटा और वाई, क्योंकि जैसे आप चार्ज को ऊपर लेके चढ़ाओगे तो वाई बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा, तो थीटा तो है। अब एक वेरिएबल कम हो चुका है, एक और कम करना है, तो एक और कम करना है, तो मैं एक ले लेता हूँ इसी ट्रायंगल में कॉस थीटा ले लेता हूँ। अगेन इन ट्रायंगल पी एन एम में cos थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर सॉरी बेस r अपॉन y, तो y बराबर बच्चों हो जाएगा r बाई cos थीटा, तो r इक्वल टू हो जाएगा r cos का उल्टा sec थीटा। ओके, अब इसको थर्ड में फिर से पुट कर दो, तो d की जो वैल्यू मिलेगा k लैम्डा r sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू है आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा, तो डी बराबर बचेगा ए लैम्डा कॉस थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई आर। ये हमारा रिजल्ट मिला है। अब हमें देखो सारे वेरिएबल पर सेक थीटा वैल्यू रह गया, लैम्डा कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, आर आपका फिक्स है, तो सिर्फ जो वेरिएबल लग गया वो थीटा में रह गया। तो इस तरह से सारे वेरिएबल्स को आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। अब हमें इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट। तो जैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो d इक्वल टू आपका मिलेगा के लैम्डा बाहर हो जाएगा cos थीटा इंटू टी थीटा, ओके, अपॉन नीचे आर बाहर में भी कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जो भी इंटीग्रेशन से कांस्टेंट होती है वो बाहर हो जाती है, क्योंकि मैथमेटिक्स में यही सीखते हैं। ओके, अब है कि लिमिट कहाँ से निकालें। आपकी लिमिट देखो यहाँ ध्यान से, जब आप इस पोर्शन से नीचे देखते हो तो कितने एंगल में एंड पॉइंट कितनी है, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1। तो एक काम करो, इसको आप चाहो तो बदल सकते हो, थीटा 1 ले लो और ये थीटा 2 ले लो, तो माइनस थीटा 1 से थीटा 2, तो ई हो जाएगा ए लैम्डा बाई आर, cos थीटा का इंटीग्रेशन हो जाता है sin थीटा।
माइनस थीटा वन टू थीटा टू, ई इक्वल टू होगा के लेमडा अपॉन आर, साइन थीटा हो जाएगा आपका साइन थीटा टू माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस थीटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया के लेमडा अपॉन आर साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा वन। ओके, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट की वजह से, तो के लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इनटू साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा। देखो कभी कभी बुकों में मिलेगा आपको ऐसे रिजल्ट है, कई सारे बुकों में मिलोगे कि ये एंगल जो है ना यहाँ पे ले सकता है, ये जो थीटा टू है यहाँ पे ले सकते हैं, थीटा वन ऐसे भी ले सकते हैं, तो इस टर्म जो है फिर कॉस में निकल के आ जाती है। तो अगर साइन में निकाले इसका मतलब आपने एंगल की पोजीशन अलग लिया है, और कॉस में आया तो आपने एंगल की पोजीशन ले लिया है। अगर दोनों रिजल्ट भी आप यूज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। तो फाइनल आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट चार्ज रॉड की वजह से, अगर रॉड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए बच्चों, तो आप रिजल्ट ऐसे, ठीक है। तो ज्यादातर आपको ये कॉन्सेप्ट की अप्रोच है, ज्यादातर इसको आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको रिजल्ट याद रखना होता है, फिर हमें उससे क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं मेटल्स वैल्यू, ठीक है। ओके, तो अगला हम देखते हैं, अगला जो हमारा है, अब इसी रिजल्ट को यूज करेंगे अभी जस्ट इनफाइनाइट के केसेस में। ये तो फाइनाइट वाले केसेस है। ये हमारा फाइनाइट केसेस। अब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है, वो भी इनफाइनाइट हो, यानी कि एक रॉड ले लो, थोड़ा सा ज्यादा डार्क चल रही नहीं मार्कर है, ओके प्लस है, ये इनफाइनाइट है, और जितना ऊपर है आप देख, जितना तक दिखाई दे वहां तक देख सकते हैं, उससे भी आगे नीचे भी देखो तो ये इसकी कोई लिमिट नहीं है, बस इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे दिया, ठीक है ना। अभी पूछ रहा है कि भैया यहाँ से r डिस्टेंस पे t पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ठीक है। तो देखो जरा इस रिजल्ट का यूज करेंगे, वी नो दैट जो हमारे पास रिजल्ट आया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट रॉड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट रॉड, ठीक है, वो हमने निकाला था E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनटू साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा, ठीक। ये रिजल्ट था, इसी का जो बस इसमें फर्क क्या होगा जरा ध्यान दो, अगर इसकी एंड थी तो ये कुछ एंगल बना रहा था, इसकी एंड थी तो भी कुछ एंगल बना रहा था, लेकिन इस बार आप यहाँ से नीचे से देखना स्टार्ट करोगे, जाते 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 इतना सीधा आपका सर गर्दन जो है ना 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। यानी इसका मतलब यहाँ से 90 डिग्री जाएंगे देखेंगे, तब तक भी पूरी एंड नहीं दिखाई देगा, तो बहुत लंबे। अब नीचे आता, नीचे से आपको ए लाइन एंगल पे था, फिक्स था, लेकिन यहाँ भी आप नीचे चले जाओगे देखते 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 फाइनली माइनस 90 डिग्री हुआ। तो इसमें फर्क क्या है बच्चों, इस रिजल्ट में थीटा वन की जो वैल्यू है माइनस 90 डिग्री और थीटा टू की वैल्यू 90 डिग्री। अब यहाँ पे समझना है कि जो फॉर्मूला है ऑलरेडी हम माइनस साइन यूज कर चुके हैं, तब जाके प्लस होगा। अगर आप माइनस साइन डायरेक्ट इसमें पुट करोगे तो यहाँ पे आपको क्या रखना पड़ेगा माइनस, फिर बाहर माइनस मल्टीप्लाई था पिछले में देख सकते हो आप, लेकिन जो सेकंड में अब क्या है कि अब हमने इस फॉर्मूला को माइनस साइन यूज करके अगर बना लिया है तो ध्यान रखना कि यहाँ पे माइनस साइन यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे थीटा वन थीटा टू की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r sin 90 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बन जाएगा लेमडा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये 1+1 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बन गया लेमडा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो गया लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड की वजह से ये रिजल्ट आ गई, ठीक है ना, और फाइनाइट रॉड की वजह से ये आ गया। तो इस तरह से रिजल्ट के अंदर क्या है, दोनों में वेरिएशन है जिसको आपको सेपरेटली याद रखना है। लेकिन ये जो इनफाइनाइट रॉड की वजह से इतने लंबे जो कैलकुलेशन हमने किया है, हालांकि जब हम इस सिलेबस में है क्या गॉस लॉ, जब गॉस लॉ यूज करेंगे तो वहाँ पे काफी आसानी से बन जाती है। तो गॉस लॉ को बेसिकली अप्रोच यही होता है कि कूलम्स लॉ जब हम अप्लाई करते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज बॉडी को लेके, तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स काफी लेंदी होती है, थोड़ा है ना, देख रहे हो आपके सामने जस्ट कैलकुलेशंस के थोड़ा सा काफी डिफिकल्ट बना है। लेकिन जब हम इनफाइनाइट रॉड की वजह से जैसे यूज करेंगे, यहाँ तो ठीक है आपने इस रिजल्ट बड़ी आसानी से लेके आ गया, बस थीटा 1 या थीटा 2 ही पुट करना था। लेकिन जैसे अगर आपको फार्मूला नहीं पता, मान लो कि फाइनाइट रॉड की वजह से भी आपको इलेक्ट्रिक तो वहाँ पे कैलकुलेट करने पड़ेंगे, वहाँ पे काफी हैवी मैथमेटिक्स यूज हुआ। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि आप अगर आप रिजल्ट याद रखते हो तो डायरेक्ट अगर गॉसियन सरफेस से ये निकाल सकते हैं विदाउट गॉस लॉ लगा के। लेकिन जो 12th की सिलेबस में इनफाइनाइट रॉड की वजह से है, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वहाँ पे गॉस लॉ, क्योंकि गॉस लॉ का यही अप्रोच था कि कूलम्स लॉ की वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करते थे तो क्या होता है कुछ ज़्यादा ही मैथमेटिक्स यूज करते हैं। तो गॉस लॉ क्या किया कि जब अपनी उसकी थ्योरम आती है तो वहाँ पे क्या कर देता है, मैथमेटिक्स को इजी कर देता है, जो हम क्या करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। तो यहाँ तक आप सबको इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर है, ठीक है। बस ध्यान रखना बच्चों, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।